Very good morning, students. Today we are going to continue with our next point under fourth topic, supply analysis. Okay, that is law of supply. Law of supply. See, guys, this is one very important question. One of the important questions. इससे पहले हमने देखा था कि एक लॉ ऑफ डिमांड था आपके लिए, दूसरा था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई है, अभी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा. उसके बाद एक था आपके लिए वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड. ठीक है, वैसे ही आपके यहाँ पे आ जाएगा वेरिएशंस इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई. सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स. जनरली 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. एंड इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. उसके बाद आपको निकालना है सप्लाई स्केड्यूल. उसके बाद सप्लाई स्केड्यूल का एक्सप्लेनेशन. उसके बाद डायग्राम. उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. देन अजम्पशंस, देन एक्सेप्शंस. ओके, इतना सब कुछ आपको लिखना होता है. सो जनरली 4 से 5 पेजेस का ये आंसर हो जाता है, इवन दो इट इज फॉर 8 मार्क्स. तो आपको रैपिडली लिखना होता है. ओके, sometimes they will tell you explain law of supply and its exceptions. ठीक है, so in that case also you have to write law of supply पूरा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, सप्लाई स्केड्यूल, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम. यहां तक तो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई पूरा. ठीक है, इतना. उसके बाद आपका assumptions एंड एक्सेप्शंस आते हैं. बट अगर आपका क्वेश्चन है कि explain law of supply and its exceptions, in that case also you have to write assumptions as well as exceptions. अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि explain law of supply and its assumptions, तो इस केस में अगर आप एक्सेप्शन नहीं लिखते हो तो भी चलता है. ठीक है, सो assumptions भी आपको कंपल्सरीली लिखने ही है. assumptions में आपको एकदम इजी मैनर में और काफी शॉर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा assumptions कवर करा के दूंगा. ठीक है, so let's do not waste further time. Let's start with this question. Very easy. जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड था ना, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी एक चीज इसमें उल्टी है. ठीक है, हमने देखा था कि मैंने आपको बोला था हमेशा से ध्यान में रखना भाई कि when price goes up, okay, price up, demand up. I'm sorry, price up, demand down. प्राइस अप, डिमांड डाउन. और दूसरी चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है, प्राइस अप, सप्लाई अप. ओके, तो यहां पे ऑपोजिट चलता है, यहां पे सेम वे में चल रहा है. ठीक है, प्राइस अप, सप्लाई अप, प्राइस डाउन, सप्लाई डाउन. ओके, सो लेट्स सी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. लॉ ऑफ सप्लाई दिस इज ऑल्सो गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. Okay, so Dr. Alfred Marshall defines law of supply as other things remaining the same, a larger quantity of commodity will be offered for sale at higher price and less at lower price. ये क्या बोल दिया मैंने, तो एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, इजीली समझ में आएगा, फिर हम एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर लेंगे. स्टेटमेंट क्या बोलते हैं आपका, other things remaining the same. Okay, whenever you see any statement of the law, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड रहने दो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रहने दो, लॉ ऑफ डीएमयू रहने दो, वट एवर इट इज, कोई भी लॉ अगर आप देख रहे हो तो उसके पहले आपको ये लिख के मिलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. व्हाट डज इट मीन, इसके लिए हमने एक टर्म देखी थी. This is what? This is ceteris paribus. Okay, ceteris paribus. I hope आप भूल नहीं गए हो इसे. What is ceteris paribus? Ceteris paribus means other things remaining the same. ये हमें assume करना पड़ता है कि when we are studying any concept, like अभी हम पढ़ रहे प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशंस. ठीक है, तो we have to assume that other things remains constant.
ठीक है, इसके लिए अलग अलग सेंटेंसेस है। कुछ जन बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ जन बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ओके, डजंट मैटर, दोनों का तीनों का मतलब एक ही है। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम हमें अज्यूम करना पड़ता है। मीन्स व्हाट कि व्हेनेवर वी आर स्टडिंग लॉ ऑफ सप्लाई, हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, एक होता है आपका प्राइस, दूसरा होता है सप्लाई। तो प्राइस की वजह से सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है, बस हमें इतना ही देखना है। ऑलराइट, सो वी हैव टू अज्यूम दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कि भाई बाकी की जो चीजें है लाइक इनकम ऑफ पर्सन, ओके, मार्केट वेरिएशंस, ट्रेंड इन मार्केट, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स लाइक्स डिसलाइक्स, फैशन कौन सी चल रही है फिलहाल, ये सब चीजें हमें मान के चलना है कि कांस्टेंट है। इनकम ऑफ पीपल, ओके, दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू अज्यूम दे आर सेम। तो आपका जो स्टेटमेंट है व्हाट इट सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, other things remaining the same, a larger quantity of commodity, a larger quantity of commodity will be offered for sale at higher price and less at lower price। ओके, तो भाई इसके अंदर याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। एक चीज तो आपको पता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये तो भाई पक्का आने ही वाला है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, a larger quantity of commodity will be offered for sale at higher price। मतलब जब आपकी प्राइस हाई रहेगी यू विल ऑफर लार्जर क्वांटिटी फॉर सेल्स एंड लेस एट लोअर प्राइस। बट जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी आप उतना ज्यादा नहीं बेचोगे। दैट मीन्स व्हाट, एट हायर प्राइस हायर सेल्स। ओके, एट हायर प्राइस हायर सेल्स एंड एट लोअर प्राइस लोअर सेल्स। बराबर है, कॉमन सेंस की बात है ना। जस्ट थिंक लाइक यू आर सेलर, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप सेलर हो, आप क्या करोगे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो थोड़ा सा। ओके, व्हेनेवर प्राइसेस विल बी हाई यू विल डेफिनेटली सेल more number of units because you want to earn more profit, and whenever price goes down you will not sell। आप बोलोगे कि नहीं भाई अभी प्राइस कम हो गई अचानक से, अभी मेरा तो लॉस हो जाएगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा, तो अभी ज्यादा नहीं बेचूंगा मैं, जब फिर से प्राइस अप हो जाएगी तब मैं बेचूंगा। ओके, या फिर अभी आप जितना नेसेसरी है उतना ही सेल करोगे। सेल्स बढ़ाने के लिए जबरदस्ती एफर्ट्स नहीं लोगे, क्योंकि ज्यादा सेल अगर अभी हो जाता है तो लॉस होने वाला है आपका। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट। Now see, this shows functional relationship between price and quantity demanded. Okay, this shows functional relationship, functional relationship. You may also call it direct relationship. ओके, सी हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखा था कि इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब ऑपोजिट है कि जब भाई प्राइस आपकी बढ़ती है डिमांड कम होता है, तो ये ऑपोजिट रिलेशनशिप है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। बट यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विथ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो जितना प्राइस बढ़ता है उतना डिमांड उतना सप्लाई आपका बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड दिस इज फंक्शनल रिलेशनशिप। इसको अगर सिंबॉलिकली बोला जाए तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सिंबॉलिकली वी कैन एक्सप्लेन दिस एट सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ना। सप्लाई आपको कब मिलता है, सब इसको कट कर देता हूं मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा खाली पीली ब्रैकेट का। ओके, एस मीन्स सप्लाई, एस इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट पी। सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विथ प्राइस। ओके, तो ये सिंबॉलिकली हो गया। सिंबॉलिकली अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके,
अगर आपको कहीं पे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में वगैरह दिख जाता है तो पता होना चाहिए. ओके, सो सिंपली व्हाट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ सेज other things remaining the same means whenever other things we will assume that they are same, they are not changing. A larger quantity of commodity will be offered for sale at higher price and less at lower price. Okay, let's understand this with the one practical example. Okay, for example आप कुछ सेल कर रहे हो, मैं मान देता हूं कि सपोज राइस कर रहे हैं. ठीक है, राइस this is your supply schedule. Okay, and price in rupees, supply in kg. That two variables only we have to consider. So price आपकी for example 4, 8, 12, 16, 20. अभी मेरे नोटबुक के अंदर मैंने 4, 8, 12, 16, 20 ये लेके रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे भी ले सकते हो. 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे भी ले सकते हो. ओके, यू कैन टेक एनी नंबर ओवर हियर, बट जस्ट यू हैव टू कंसिडर कि ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, आप देख सकते हो, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना. सप्लाई 100, 200, 300, 400 एंड 500. ओके, सो यू कैन सी जब आपकी प्राइस सिर्फ 4 रुपए थी, आप 100 यूनिट्स का सप्लाई कर रहे थे. जब प्राइस आपकी बढ़ के 8 रुपए हो गई, आपने 200 यूनिट का सप्लाई कर दिया. बिकॉज व्हाट, आपको पता है ना कि भाई मुझे अभी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो फिर ज्यादा सप्लाई मैं कर सकता हूं, तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, प्राइस जब और बढ़ गई तो आपने और भी ज्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और प्राइस बढ़ गई और ज्यादा सप्लाई किया. प्राइस 20 रुपीज हो गई, आपने सप्लाई भी 500 यूनिट्स का कर दिया. ओके, सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस. फिर से देखो यही चीज है. ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है. ऑलराइट, एंड फ्रॉम दिस सप्लाई स्केड्यूल वी हैव टू प्लॉट अ डायग्राम. ओके, we have to prepare a diagram. How we prepare the diagram? See, this is your x-axis, this is your y-axis. Here we measure price in rupees. यहाँ पे हम लेते थे quantity demanded, so here we will take quantity supplied. Okay, quantity supplied. Okay, यहाँ पे जबरदस्ती अभी quantity demanded नहीं लेंगे, क्योंकि we are not doing demand analysis now, we are doing supply analysis. okay, तो डिमांड का हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे सप्लाई ले रहे हैं. नाउ प्राइस को प्लॉट करना है. प्राइस कितनी है? 4, 8, 12, 16, 20. 4 का गैप है ना, यहाँ पे तो 0 होता है. ओके, लेट्स टेक 4, 8, 12, 16, 20, 24. थोड़ा बहुत ऊपर भी जाने दे सकते हैं हम. ओके, उतना ही यहाँ पे डिफरेंस ले लो. 100, 200, 300, 400, 500, 600. ओके, नाउ जस्ट व्हेन प्राइस वाज ₹4, सप्लाई वाज 100 यूनिट्स. तो यहाँ पे आपका एक डॉट बन जाएगा. ओके, इसको आप ज्वाइन कर दोगे इस तरह से. व्हेन प्राइस 8, सप्लाई वाज 200. यू कैन सी हियर, तो 200 से ऊपर 8 तक आना है. यहाँ पे आपका दूसरा डॉट हो जाएगा. प्रॉपरली स्केल लेके इसको ज्वाइन कर दो. प्राइस 12, सप्लाई 300. यहां तक आप आ सकते हो. हियर यू कैन सी. ओके, इन द सेम वे 16, 400 and 20, 500. Okay, and when you join all these points, you get supply curve SS. Okay, these are the points A, B, C, D,
ई, ये अलग अलग पॉइंट्स है। एंड एस एस इज द सप्लाई कर्व। ओके, आप यहां पे लिख के भी रख सकते हो सप्लाई कर्व एस एस। राइट, सो एकदम इजी है, जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड था, इन द सेम वे वी हैव लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ लेट्स टेक नोटबुक हम साथ में लेते हैं और जो हमने लिखा हुआ है उसे को एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सी व्हाट दे हैव सेड, लॉ ऑफ सप्लाई। हियर यू नीड टू गिव हेडिंग। Why it's not working? Statement of the law। ठीक है, हेडिंग दो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, उसके नीचे फिर पैराग्राफ करो और फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, सी अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस द लॉ ऑफ सप्लाई एज फॉलोज। अल्फ्रेड मार्शल कैसे डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को, देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड फॉर सेल एट हायर प्राइस एंड लेस एट लोअर प्राइस। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, द लॉ शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये भी हमने देखा कि इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप। उसी को हमने यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा है, एस इज इक्वल टू F into bracket P, right? Then the law states that at any given time the seller like to sell more at higher prices and vice versa। मतलब जब जब आपकी प्राइस ज्यादा रहेगी सेलर को लगेगा कि मैं ज्यादा सप्लाई कर देता हूं भाई। ठीक है, एंड वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट, कि जब प्राइस कम रहेगी उसको लगेगा कि मैं ज्यादा सप्लाई नहीं करता हूं। तो ये ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, हर सप्लायर यही चीज करता है। दिस शोज दैट सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्राइस। ठीक है, हमने देखा डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे, राइट? सो सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्राइस। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्केड्यूल एंड डायग्राम। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे ईडी लगा देते हैं। ओके, वन मोर थिंग आई इनिशियली टोल्ड यू, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी इसमें मिल सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना करेक्शन करके लेना, बिकॉज दिस इज द नोटबुक व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने ये नोटबुक्स मेंटेन की हुई है। ये मेरी 12th स्टैंडर्ड की नोटबुक है, एक और नोटबुक है मेरी FY बीकॉम की है, तो उसमें से मैं कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे आई ऑल्सो हैड सम इश्यूज विद स्पेलिंग्स एंड ऑल, सो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी मिल सकते हैं, तो उतना करेक्शन करके लेना। ठीक है, अगर कुछ होता है तो। बाकी कंटेंट आपका एकदम टू द पॉइंट है, उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर हम लॉ पढ़े तो पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लेना होता है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लेना होता है, उसके बाद हम लेते हैं स्केड्यूल। तो देखिए, सप्लाई स्केड्यूल इज गिवन, प्राइस आपका 4, 8, 12, 16, 20, सप्लाई भी आपका 100 से लेके 500 तक हो रहा है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल, उसी स्केड्यूल को एक्सप्लेन किया है। तो ये भी आपको है ना रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये स्केड्यूल आपने जो ऊपर लिखा है ना, बस उसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ठीक है, देखो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन दिस स्केड्यूल वी सी दैट एट लोअर प्राइस ₹4 सप्लाई इज लोएस्ट एट 100 kg। मतलब देखो कि यहाँ पे हमने देखा कि जब प्राइस आपकी लो है ₹4, सप्लाई भी आपका लो है 100 kg, and as price in the market rises to 8, 12, 16, supply also rises, कि जैसे आपकी प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, दिस शोज दैट प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, तो वही चीज है कि जो आपको ऊपर स्केड्यूल में दिख रहा है उसी को आप बस अपने लैंग्वेज में 4 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन करो, 4-6 लाइन्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। देन डायग्राम आपको पता है कैसे बनाना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया है। देखिए, एक तो चीज आपकी फिक्स रहेगी कि ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर क्वांटिटी सप्लाई ऑफ राइस। अभी यहाँ पे हमने कोई कमोडिटी को भी कंसिडर करके रखा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम।
एंड ऑन वाई एक्सिस वी मेजर प्राइस, कि हम एक्स एक्सिस पे ये लेते हैं, वाई एक्सिस पे ये लेते हैं. When the schedule is plotted graphically, we get supply curve SS. कि जब हमने इसको प्लॉट किया we got SS, which is what? Supply curve. तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, इसी के एक एक पॉइंट्स को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स. ओके, सप्लाई कर्व SS which slopes upward from left to right. ये हमने कल या इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि सप्लाई कर्व SS इट स्लोप्स अपवर्ड, इट डू नॉट स्लोप्स डाउनवर्ड. ठीक है, डिमांड कर्व जो था वो डाउनवर्ड स्लोप होता था, बट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट शोज द पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो वही हम नीचे लिख रहे हैं जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था. दैट इज एट हायर प्राइस सप्लाई राइजेस एंड वाइस वर्सा. मतलब जैसे आपकी प्राइस बढ़ रही है, आगे आगे जा रही है, सप्लाई आपका ऊपर ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. आफ्टर दैट वी कम्स एट अजम्पशंस. ठीक है, अजम्पशंस आपको क्या बोलते हैं, देखिए, देयर शुड बी नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए. वेल, व्हाट इज अजम्पशंस? अजम्पशंस क्या होते हैं, तो ध्यान में रखिए, अजम्पशंस मीन्स वी हैव टू अज्यूम दिस थिंग्स. ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती है, हमें अज्यूम करना पड़ता है कि भाई ऐसा है. ठीक है, क्योंकि क्या रहेगा कि अगर ये चीजें हम अज्यूम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो लॉ है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा. हाउ? सी, नंबर 1 ही देखते हैं हम. देयर शुड बी नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना भाई, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी कमोडिटी है, ओके, 4 रुपीज की, अगर इसकी प्राइस 4 रुपीज है तो इसका प्रोडक्शन मान लो कि 3 रुपए में हो जाता है. ठीक है, COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3 रुपए, 1 रुपए आपका प्रॉफिट और 4 रुपए हो गया आपकी फिर सेलिंग प्राइस. ठीक है, 3 रुपए आपको प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं, 1 रुपए आपको प्रॉफिट चाहिए, उसमें से 4 रुपए में आप बेच देते हो. अभी अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 3 रुपए है, प्राइस आपकी 8 रुपए हो गई है, तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे आपको? 5 रुपीज, बराबर है. तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो. बट अगर हमने ये अज्यूम नहीं किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, मींस कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका डबल हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकेम 6, प्रॉफिट रिमेन 2 एंड सेलिंग प्राइस 8, तो आपका सप्लाई ज्यादा करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है. बिकॉज व्हाट, यू आर गेटिंग सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लाइक अर्लियर. पहले आपको जो 25% प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे आपको 25% ही प्रॉफिट मिल रहा है, कोई ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है. अगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप क्यों ज्यादा सप्लाई करोगे, बराबर है. तो इसके लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ एनी अदर रिलेटेड कमोडिटीज. कि भाई जो अदर रिलेटेड कमोडिटीज होती है लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके भी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. अगर इनके प्राइसेस में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, सप्लायर उसका सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा जिसमें से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसको वो निग्लेक्ट कर देगा. ठीक है, इग्नोर कर देगा. सो देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी अदर रिलेटेड कमोडिटीज. सी नंबर 3, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए. बिकॉज व्हाट, अगर प्रोडक्शन की टेक्निक के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो सकता है और प्रॉफिट मार्जिन भी चेंज हो सकता है. ओके, देन नो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी अवेलेबल. ज्यादा बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए. व्हाट हैपन्स, अगर आपके पास बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी ना, तो आप क्या करोगे, आप अपने मार्केट में सेल नहीं करोगे, आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, मार्केट एक्सपांड करने की कोशिश करोगे. ओके, लाइक श्रीरामपुर का कोई अगर सेलर है, श्रीरामपुर में प्राइस अगर उसको ज्यादा मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, श्रीरामपुर में सेल्स बढ़ा देगा. बट अगर उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है और वो एकदम यूरोपियन कंट्रीज में जाके भी सेल कर सकता है बिकॉज ऑफ दोस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सो व्हाट ही विल डू, ही विल एक्सपोर्ट द कमोडिटीज एंड विल ट्राई टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. ओके, फॉरेन मनी जो होता है, फॉरेन करेंसी जो होता है वो अर्न करने की कोशिश करेगा.
ना कि यहाँ पे सप्लाई कर देगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी कि नो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी अवेलेबल। नंबर 5, देयर शुड बी नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एक चीज क्या हो सकती है, लाइक ओनियन, ठीक है, हम देखते हैं कि भाई एक चीज अभी हुई थी कि ओनियन के जो प्राइसेस थे वो काफी हाई हो चुके थे। ओके, व्हाई दे वर हाई? बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। बैड वेदर कंडीशंस की वजह से ओनियन का प्रोडक्शन काफी कम हुआ था, मार्केट में क्वांटिटीज कम अवेलेबल थी, तो हाई हो गया था। बट इसकी वजह से क्या होता है, द प्राइस है जनरली जो ओनियन आपको 20 रुपीज पर केजी में मिलना चाहिए वो ओनियन आपको मिल रहा था, कांदा, ठीक है, 20 रुपए का आपको वो मिल रहा था अराउंड 80 to 100 रुपीज, ठीक है, 80 से 100 रुपए तक उसकी प्राइस चली गई थी। सो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ऑफ सप्लाई व्हाट शुड हैपन, प्राइस बढ़ गई है मतलब ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर दो भाई, बट ज्यादा सप्लाई करने के लिए क्वांटिटी तो होनी चाहिए अपने पास, वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी। बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। सो वेदर कंडीशंस में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर वेदर कंडीशंस में चेंजेस आ जाते हैं तो फिर कस्टमर्स का डिमांड भी अफेक्ट हो जाएगा, ओके, या फिर आपका प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो सकता है। कस्टमर्स का डिमांड कैसे अफेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी जो समर चल रहा था, समर के अंदर वाटरमेलन काफी बिक रहे थे, ठीक है, वाटरमेलन में तो डेली 1-2 लेके आने का और खाते बैठने का ओके, सो ये मेरा क्या था, कंटिन्यूस डिमांड था, तो वहां से सप्लाई भी हाई हो रहा था, काफी ज्यादा सप्लाई था वाटरमेलन का। बट व्हाट हैपेंड कि अचानक से बारिश वगैरह चालू हो गई, वेदर चेंज हो गया, अभी मेरा वाटरमेलन का मूड नहीं करते, कुछ तो भी गर्म खाने पीने का मूड करता है, ठीक है, बारिश के अंदर कुछ पकोड़े वकोड़े हो जाए, राइट सो ये ठंडी चीजें हम नहीं ज्यादा डिमांड करते। तो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वेदर कंडीशन मार्केट के अंदर डिमांड ही चेंज हो जाएगा। मार्केट के अंदर अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो सप्लाई भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते हो, कस्टमर लेने के लिए ही अग्री नहीं है तो किसको बेचोगे, राइट। सो देयर शुड बी नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। नंबर 6, देयर शुड बी नो चेंज इन द क्वांटिटी केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। व्हाट हैपेंस समटाइम्स इन केस ऑफ जनरली फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स जनरली क्या करते हैं कि अगर भाई 100 क्विंटल्स मतलब जो बोरियां होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट, गेहूं निकल रहे हैं उनकी खेती से वीट, एंड देयर प्रोडक्शन इज 100 क्विंटल्स, आउट ऑफ विच दे सेल 90 का वो सेल करते हैं और सेल्फ कंजम्पशन खुद के लिए 10 बोरे निकाल के रख देते हैं। क्योंकि अगर खुद के खेत में गेहूं निकल रहे तो गेहूं परचेस करने के लिए मार्केट में क्यों जाएंगे ना, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो वो क्वांटिटी रखते हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अचानक से लाइक हो गया कि उनको अभी लगता है कि भाई कोरोना चलने वाले आगे आने वाले 2-3 साल तक, तो हम एक काम करते हैं कि 90 खुद के लिए रख देते हैं और 10 का ही सेल करते हैं। तो इस केस में आपका सप्लाई नहीं बढ़ सकता है, ओके। सो देयर शुड बी नो चेंज इन द क्वांटिटी केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नंबर 7, नो न्यू टैक्सेस शुड बी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने भी कोई नए टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। टैक्सेस अगर गवर्नमेंट कोई नए लेके आ जाता है तो क्या होता है, फिर सेलर्स के लिए कुछ झंझट हो जाती है, कस्टमर्स के लिए भी कुछ झंझट हो जाती है, ठीक है। कस्टमर्स की इनकम भी चेंज हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि वो वहां पे टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो फिर आपके सप्लाई को अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है जीएसटी। जब आपका जीएसटी आया था न्यूली, तो क्या हुआ था कि काफी सप्लायर्स को जो कंप्लायंसेस थे उसके लिए काफी ज्यादा परेशानियां हो गई थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, कौन से सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, टर्नओवर क्या होना चाहिए, ये सब चीजें पहले पता नहीं थी लोगों को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था। तो अगर ऐसे कोई सेलर्स है तो फिर वो सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर वो ज्यादा क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते, भले ही कितनी भी प्राइस हाइक हो जाए, ओके। तो टैक्सेस भी कोई नहीं होने चाहिए। नंबर 8, नो इमरजेंसी लाइक वॉर, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस शुड बी देयर। कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं आ जानी चाहिए कि अचानक से वॉर चालू हो चुका है या फिर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर सभी का ध्यान वहां पे चला जाता है, हर कोई इसेंशियल कमोडिटीज के पास भागने लगता है। लाइक अभी इमरजेंसी चल रही है कोरोना की, ठीक है, तो लोगों के पास
कितना भी प्राइस हो, कितना भी कुछ हो, लोग फिलहाल क्या प्रेफर कर रहे हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसी को प्रेफर कर रहे हैं। बाकी लग्जरीज वगैरह अगर कुछ होगी तो उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर अगर डिमांड आपका पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप सप्लाई चाह के भी नहीं कर सकते हो। नंबर 9, देयर शुड बी नो इमीडिएट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस में इमीडिएटली कोई चेंज नहीं हो जाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस 4 रुपए थी ना, ठीक है, सुबह 9 बजे प्राइस थी 4 रुपए, 9 AM, ठीक है, 9 AM। उसके बाद 9:30 बजे 9:30, 9:30 बजे 8 रुपए हो गए, 10 बजे 12 रुपए प्राइस हो गई, 11 बजे तक ये 16 रुपए हो गई, और 11:30 बजे नहीं कि प्राइस 20 रुपए हो गई। ठीक है, सुबह 9 बजे से 11:30 के बीच के अंदर 2-2.5 घंटे के अंदर आपकी प्राइस इतनी बढ़ गई। तो इमीडिएटली इतना सप्लाई होने वाला है क्या? नहीं, ये प्राइस आपकी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स को भी पता नहीं चलेगा ना कि 9 बजे 4 रुपए प्राइस है, 9:30 बजे 8 रुपए हो गई है। ठीक है, कस्टमर्स को ये चीज अगर पता नहीं चलेगी तो इतने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। या फिर सेलर्स को भी ये चीज अगर पता नहीं चलेगी, सेलर्स को अगर पता चलते चलते सुबह 9 से अगर दोपहर के 12 बज जा रहे हैं कि अरे 3 घंटे से प्राइस बढ़ चुकी है पिछले 3 घंटे के अंदर, तो वो कब जागेगा, कब ट्रैक पे आएगा, कब सेल करेगा। ओके, सो इमीडिएट ये चेंज नहीं होना चाहिए। भाई कल 4 रुपए थी, आज 8 रुपए हुई है, परसों 12 रुपए हो जाएगी, 2 दिन बाद 16 हो जाएगी, 4 दिन बाद 20 हो जाएगी, दैट इज ओके। ओके, इतना इमीडिएट भी चेंज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ सोचने समझने के लिए कस्टमर और सप्लाई दोनों को मौका मिलना चाहिए। ओके, एंड लास्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द फैशन। फैशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आपकी कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो फिर कितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाने दो, सप्लायर ज्यादा सेल करने की कोशिश तो करेगा, बट कस्टमर ही उसी को परचेस नहीं करेगा। ठीक है, लाइक हम अभी पैंट्स की बात करते हैं। जनरली अगर जेंट्स रहेंगे तो जेंट्स व्हाट दे वेयर, जेंट्स जनरली अभी जीन्स यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले मीन्स मेरे जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ था। मेरे भी पहले वाले जमाने में एक आती थी बेल बॉटम की पैंट आती थी। ठीक है, काफी बड़ा बॉटम होता था उसका, इसका क्रेज था। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये पैंट आती थी मान लो 1000 रुपए के लिए, एंड इमीडिएटली नाउ इट्स प्राइस इज 2000 रुपीज। आज इसकी प्राइस 2000 रुपए हो गई है, बट इसका फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो दुकानदार है वो चाहेगा ज्यादा सप्लाई करना, बट कस्टमर को नहीं चाहिए। वो कस्टमर क्या बोलेगा, जो चीज फैशन के अंदर है, भाई नैरो बॉटम वगैरह होगी तो दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। ओके, सो दैट हैपेंस कि प्राइस भले ही बढ़ने दे, अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन है तो कस्टमर को वो नहीं चाहिए। अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो आप कितने भी ट्राई करो ज्यादा सप्लाई करने का, आप तो ज्यादा ही सप्लाई करने का ट्राई करोगे, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, बट अगर कस्टमर ही लेने को रेडी नहीं है, ओके, सो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑलराइट, सो दिस ऑल वर assumptions। हमने आज देखा पूरा लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्केड्यूल, उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम एंड assumptions। एक्सेप्शंस है तो एक्सेप्शंस वी विल सी लेटर ऑन। ओके, फ्रॉम टुडे आवर स्केड्यूल विल बी, सी ऑन Monday accounts as well as economics, Tuesday accounts, Wednesday economics, Thursday, Friday, Saturday, one, two, three, four, 1, 2, 3. Okay, no problem. On Monday we will have accounts and economics. On Tuesday we will take only accounts. On Wednesday we will take economics. On Thursday we will take accounts. Friday again accounts, and Saturday economics. Okay, on every Saturday weekly tests will be conducted. एक सैटरडे को अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स रहेगी और एक सैटरडे को ओसी रहेगी। ठीक है, सो अभी आपकी ओसी हो चुकी है, नेक्स्ट सैटरडे को आपकी अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स आने वाली है। ऑलराइट, सो वीकली अकाउंट्स आपके 4
बार हो जाएंगे 4 सब्जेक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स वी विल टेक फॉर 3 टाइम्स। ओके, सो आपको जो बर्डन हो रहा है ओवर बर्डन फॉर राइटिंग पर्पस, पर्टिकुलरली अकाउंट्स के लिए होमवर्क वगैरह भी करना होता है, तो वो भी नहीं होगा। एंड डोंट स्टे बिहाइंड। ये चीज मुझे 2-3 जन ने बोली सिर्फ कि सर बर्डन हो रहा है, बट अगर आपको कुछ बर्डन लग भी रहा है तो भी आप मुझे बोलो, सो दैट आई कैन कम टू नो एंड आई कैन मेक ऑल द पॉसिबल चेंजेस वॉट एवर कैन बी डन। ओके, जस्ट डोंट स्टे बिहाइंड। अगर आप पीछे रह रहे हो तो बोलो कि सर पीछे रह रहा हूं मैं या पीछे रह जा रही हूं मैं, डू समथिंग। So we will definitely take actions whatever we can do. Okay, thank you so much. If any queries, difficulties, doubts you are having, do contact me. We will definitely try to sort it out.